कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। उत्तर प्रदेश के जौनपुर के मड़ियाहू तहसील के बेलवा गांव के डॉक्टर चंद्रधर द्विवेदी ने तबीयत से एक पत्थर उछाला और एक छोटे से गांव से निकलकर अमेरिका के एजुकेशन सेक्टर में परचम लहराया। डॉक्टर चंद्रधर द्विवेदी की कहानी भारत के सुदूर गांव में रहने वाले हर उस शख्स के लिए प्रेरणा है जो तमाम कठिनाइयों के बावजूद किसी ऊंची जगह पर पहुंचकर ऊंचे ओहदे पर काम करने का सपना संजोए हुए हैं। ये हैं डॉक्टर चंद्रधर द्विवेदी। शुरुआती पढ़ाई लिखाई घर पर ही हुई। पढ़ने लिखने में इतने तेज थे कि महज 8 साल की उम्र में 6ठी कक्षा में एडमिशन लेकर सबको चौंका दिया। बचपन में ही महज 10 साल की उम्र में उनके पिता की साया उनके सर से उठ गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और पढ़ाई लिखाई में अव्वल बने रहे। 14 साल की उम्र में 12वीं और 18 साल की उम्र में MSc पास करके एक बार फिर से सबको चौंकाया। BSc की पढ़ाई के बाद उनके परिवार वाले नहीं चाहते थे कि वे अभी और आगे पढ़ें, लेकिन ईश्वर को कुछ और मंजूर था। उन्होंने तमाम कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने सपने को साकार किया, अपनी मंजिल पाई और अमेरिका की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के HOD के पोस्ट से रिटायर हुए। अमेरिका के एजुकेशन सेक्टर में डॉक्टर चंद्रधर द्विवेदी आज एक जाना माना नाम है। चलिए उनकी कहानी उनकी ही जुबानी में सुनते हैं। डॉक्टर द्विवेदी हाल ही में अमेरिका से अपने गांव बेलवा आए हुए थे, जहां पर रंगारंग इंडिया ने उनके सफ़र पर बात की। तो आप भी उनके सफ़र की कहानी उनसे ही सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आप सभी लोगों को इस शख्स से मिला रहा हूं जो एक छोटे गांव, एक छोटे से शहर से होके एक बड़े शहर, बड़ी जगह पे काबिल हुए। अपने मेहनत के दम पे, अपने टैलेंट के दम पे, अपने जीत के दम पे, अपने लगन के दम पे आप मिस्टर चंद्रधर द्विवेदी जो अमेरिका के साउथ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी के HOD रहे हैं। तो सर, पहला सवाल मेरा है कि आपका यात्रा का शुरुआत कहाँ से हुआ? प्राइमरी एजुकेशन के बारे में ज़रा हमें आप बताइए। मैंने प्राइमरी स्कूल नहीं अटेंड किया। जो हमारे पिताजी थे वो अध्यापक थे, तो उन्होंने एक अध्यापक से अनुरोध करके प्राथमिक शिक्षा हमको घर पर ही दे दी। और मुझे गणित में इतना जानकारी मिल गई कि जो अध्यापक पढ़ाते थे उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि इन्हें 6 तक की गणित की जानकारी है, तो इनका एडमिशन 6वीं ग्रेड में करा सकते हैं। मेरे पिताजी ने करा दिया 6वीं ग्रेड में, और उनका ऐसा ख्याल था कि हम करा दे रहे हैं, अगर ये सफल नहीं होगा तो फिर क्या, फिर से उस क्लास में चला जाएगा। लेकिन भगवान की कृपा से ऐसा हुआ कि हम सफल होते ही चले गए। और ऐसा कि सुनने में आया कि आपका उसमें उम्र काफी कम थी जब आप 6ठी कक्षा में। हाँ, तो उस समय मैं 6ठी का था, तो मैं केवल 8 साल का। 8 साल के थे, आप 6ठी कक्षा में थे। ये 6ठी। तो क्या आपको कोई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्लास में या फिर? उस समय तो नहीं, लेकिन दुर्भाग्यवश मेरे पिताजी का स्वर्गवास 2 साल के बाद हो गया। तो वो समय न केवल मेरे लिए, पूरे परिवार और पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही मुश्किल था। और उस समय मैं लगभग 10 साल का था, तो 10 साल के बच्चे को पिता का न रहना, उसका आभास किया जा सकता है कितना बड़ा श्राप था। इस श्राप के बावजूद भी हमको एक पढ़ने में लगन रही। मैंने बच्चे जो खेल खेलते हैं, उस उम्र के बच्चे जो करते हैं, मैंने वो कुछ नहीं किया। सबसे डिटैच होकर के अपना सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया और भगवान की कृपा से आगे चलता रहा। और धीरे 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 करके मैंने हाई स्कूल किया मड़ियाहू से। मड़ियाहू स्कूल जो हमारे गांव से 5 मील दूर था। रोजाना पैदल जाना और आना, तो लगभग 10 रास्ते उस समय कैसे हुआ करते, जैसे आज के रास्ते हैं या नहीं? उस समय रास्ते हुआ ही नहीं करते थे जी। कच्ची सड़क पगडंडी टाइप की होती थी। बरसात के दिन में ये कितने समय पहले का बात है भारत? ये बात जब मैं मड़ियाहू पढ़ने गया सन
58 की। 1958 की। 1958 मतलब देश नया नया आजाद हुआ था। हाँ, देश आजाद हुआ था 47 में, ये सन 58 की बात है। जी। तो बेलवा से मड़ियाहू कच्ची सड़क, बरसात में पानी से डूबी रहती थी, हम लोग उसी में जाते थे, सुबह जाते थे और शाम को फिर पढ़ करके घर पर आते थे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इन सब कठिनाइयों के बावजूद भी हमें कठिनाइयाँ नहीं लगी, क्योंकि उस समय ये सब सामान्य चीज था। जब भी किसी आदमी को मड़ियाहू किसी वजह से जाना होता था तो ऐसे ही जाते थे, तो उसमें हमको बहुत तकलीफ नहीं हुई। जैसे सब करते थे मैंने भी किया। तो मैंने फिर मड़ियाहू से हाई स्कूल किया और फिर 12वीं इंटरमीडिएट किया। फिर इसके बाद बीएससी करने मैं टीडी कॉलेज जौनपुर गया। ओके, आप अपने हायर एजुकेशन के बारे में थोड़ा हमें बताइए। टीडी कॉलेज से बीएससी करने के बाद कुछ उलझने आई। परिवार के कुछ सदस्य नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ाई आगे करूं, क्योंकि उस समय बीएससी की डिग्री बहुत ही महत्वपूर्ण डिग्री मानी जाती थी और बीएससी की डिग्री मिलने के बाद मुझे किसी न किसी विद्यालय में अध्यापक की नौकरी मिल जाती। लेकिन हम उससे प्रसन्न नहीं थे। मैं चाहता था कि मुझे और आगे जाना है, और ख़ास तौर से मेरे पिताजी का ये सपना था कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो वो मुझको मेडिकल डॉक्टर बनाना चाहते थे। उनका सपना था कि इस क्षेत्र को एक मॉडर्न एलोपैथिक ट्रेन डॉक्टर की जरूरत है। तो वो आपके पिताजी भी औषधि क्षेत्र से? हमारे पिताजी संस्कृत के विद्वान थे, उसके साथ साथ आयुर्वेद के भी ज्ञाता थे और वो सबकी चिकित्सा भी करते थे। मतलब एक तरीके से वैद्य कह सकते हैं। उनको तो आयुर्वेद का ज्ञान है, लेकिन सब बीमारियां आयुर्वेद से नहीं ठीक हो सकती। इस वजह से मॉडर्न मेडिसिन भी चाहते थे कि कोई क्षेत्र में एक मॉडर्न मेडिसिन का भी चिकित्सक रहे। ओके ओके। लेकिन किस दुर्भाग्य के कारण आपका? वही मेरी उम्र। अच्छा। मैं 12वीं पास किया तो केवल उस समय मैं 14 साल का था। ओके। और पीएमटी का इम्तिहान देने के लिए 17 साल की उम्र होनी चाहिए थी, तो मेरी उम्र कम थी, इस वजह से मैं पीएमटी का इम्तिहान नहीं दे पाया। तो बजाय घर बैठने के कठिनाइयों का सामना करते हुए भी मैंने एमएससी करने का फैसला लिया और गोरखपुर यूनिवर्सिटी से मैंने एमएससी की। और एमएससी करने के बाद मुझे टीडी कॉलेज जौनपुर में नौकरी भी मिल गई। मैंने 1 साल नौकरी भी किया। हमारे माताजी और परिवार के सभी सदस्य बड़े खुश थे कि हमने एमएससी करने के बाद अपने जिले में वापस आ गए हैं, जो कि उस समय का बहुत ही प्रतिभाशाली कॉलेज माना जाता था। लेकिन मेरा मन पिताजी की इच्छा के अनुसार अड़ा हुआ था कि मैं पीएमटी तो नहीं कर पाया, लेकिन हमको उच्च शिक्षा मॉडर्न मेडिसिन में ही लेनी है। जी। तो मैं प्रयास करता रहा पीएचडी करने का। तो मुझे टाटा मेमोरियल ट्रस्ट, जो कि नेशनल कंपटीशन से होती है, उससे मुझे स्कॉलरशिप मिल गई पीएचडी करने के लिए। और पीएचडी करने के लिए मैं गोरखपुर चला गया। दुर्भाग्यवश अगेन जो हमारे पीएचडी के सुपरवाइजर थे, उनको एक मानसिक बीमारी स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हो गए और उनका मानसिक संतुलन बिल्कुल खराब हो गया। तो उस समय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था कि वो छोड़ करके मैं कहीं और प्रयास करूं। उस समय भी मुझे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि न तो मेरे पास कोई नौकरी थी और न कोई स्कॉलरशिप थी। तो उस समय मेरी पत्नी भी आ गई थी, तो उनकी भी मैं उपेक्षा ही करता रहा, क्योंकि मैं अपने में ही व्यस्त रहता था। तो कभी कभी मुझे लगता था कि मैं अपने साथ एक दूसरे प्राणी का भी ख्याल नहीं रख रहा हूँ, जो कि उचित नहीं है। तो मेरे दिमाग में कुछ होता था कि अगर हम कहीं ठीक ठाक हो जाएं तो कम से कम जिससे हमारी शादी हुई है उसका भी ख्याल रख सकते हैं। लेकिन उस समय हम बेबस थे, ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। तो मैंने फिर 2-3 कॉलेज में फिर नौकरी की, कहीं 6 महीने, कहीं 4 महीने, कहीं 5 महीने, और कोशिश करता ही रहा। और एक समय ऐसा आया कि
एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमको डॉक्टर परमार के यहाँ रेफ़र किया, जो कि लखनऊ मेडिकल कॉलेज में बहुत ही प्रसिद्ध वैज्ञानिक और प्रोफेसर हुआ करते थे। उनके यहाँ उन्होंने भेजा। मैंने जाके डॉक्टर परमार से बात की और वो उनसे बड़े प्रसन्न हुए, इम्प्रेस हुए और मुझको इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने को कहा। तो मैंने अप्लाई किया। अगेन भगवान की कृपा से मुझे वो स्कॉलरशिप मिल गई और स्कॉलरशिप मिलने के बाद और फिर मैंने अपना पीएचडी किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ में आरंभ किया। उस समय जैसा मैंने कहा कि मेरी पत्नी अकेले ही रहती थी, ज़्यादातर अपने मायके में ही रहती थी, तो मैंने सोचा कि अब मुझे विवाह का धर्म भी निभाना चाहिए और मैं उनको साथ लेकर के लखनऊ लाने लगा। और भगवान की कृपा से उस समय हमारा सबसे बड़ा लड़का सुधांशु भी लखनऊ में पैदा हुआ। फिर कठिनाइयाँ हमारे पीछे पड़ी ही रही। मैंने पीएचडी किया, लेकिन पीएचडी के बावजूद भी मुझे 1-1.5 साल तक कोई अच्छी नौकरी नहीं मिली। तो करीब 1-1.5 साल तक मैं अनएम्प्लॉयड रहा। पैसे की बहुत तंगी होती थी, साथ में पत्नी है, नवजात शिशु है, बड़ी मुश्किल से उधार लेकर के किसी तरह से काम चलाते थे। फिर भी मैंने हार नहीं मानी और कोशिश करता रहा। मैं इंडिया में भी अप्लाई करता रहा और यूएस में भी अप्लाई करता रहा। तो भगवान की कृपा से फिर हमको यूएस से एक ऑफर आ गया और मैं 73 में यूएस चला गया। इनिशियल ऑफर केवल 3 साल का था, तो मेरा ऐसा उस समय विचार था कि 3 साल जाएंगे और वहाँ का अनुभव हो जाएगा और थोड़े पैसे भी हमारे पास हो जाएगा। इसके बाद वापस आ करके तो फिर नौकरी ढूंढेंगे, कुछ करेंगे, कम से कम कुछ पैसे हो जाएंगे। लेकिन अगेन कठिनाइयाँ हमारा कभी साथ नहीं छोड़ती। 3 साल अमेरिका होने के बावजूद भी मुझे भारत में नौकरी नहीं मिली। तब मैंने डिसाइड किया कि चलो अमेरिका में ही नौकरी ढूंढते हैं। तो मैंने वहाँ परमानेंट नौकरी ढूंढना शुरू किया। भगवान की कृपा, हमारे लगन और परिश्रम से हमको परमानेंट नौकरी। जब आप पहली बार गए थे तो आपका शायद कॉन्ट्रैक्ट था क्या 3 साल का? वो यूनिवर्सिटी कौन सी थी? वेंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी, जो कि अमेरिका की एक बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है और वो नेशविल में थी। तो मुझे बहुत ही गर्व है कि मुझे अमेरिका में पहला स्थान एक ऐसी यूनिवर्सिटी में मिला जो कि पूरे अमेरिका में बहुत प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है। तो वहाँ पे जाने के बाद आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ही काम किए या मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो गोरखपुर में छूट गई। ओके। मैं जब किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में गया तो मैंने फार्माकोलॉजी में पीएचडी की। ओके। और फिर फार्माकोलॉजी फील्ड में ही आगे चला गया। तो पोस्ट डॉक जो हमें वेंडरबिल्ट में मिला था वो भी फार्माकोलॉजी में ही था। इसके बाद मुझे परमानेंट नौकरी मिली, वो भी फार्माकोलॉजी फील्ड में। और जब तक हम रिटायर नहीं हुए मैं फार्माकोलॉजी फील्ड में ही काम करता रहा। ओके। और इसके अलावा क्या और कुछ बीमारियों के बारे में भी आपने अध्ययन किया, रिसर्च किया? नहीं, जब फार्माकोलॉजी ऐसी फील्ड थी तो उसमें जितनी बीमारियां होती थी, तो फार्माकोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो डॉक्टरों को, फार्मासिस्ट को, नर्सेज को पढ़ाया जाता है कि पेशेंट का इलाज करने के लिए सही दवा कौन है और कौन सी दवा प्रयोग करनी चाहिए, किस डोज में प्रयोग करनी चाहिए और उस दवा के साइड इफेक्ट क्या है। तो इस वजह से हमको करीब करीब लगभग सभी बीमारियों के विषय में जानकारी थी जी। लेकिन मेरी अपनी जो पर्सनल रिसर्च थी वो ज़्यादातर मैंने ब्रेन साइंस और कैंसर पर की है जी। और हमारे साथ करीब 20 स्टूडेंट्स मास्टर्स किए हुए हैं और करीब 10 स्टूडेंट्स पीएचडी किए हुए हैं। तो उनके रिसर्च टॉपिक मोस्टली ब्रेन रिलेटेड रिसर्च पर है या कैंसर रिलेटेड रिसर्च पर है। इस समय सब हमारे विद्यार्थी अच्छे पोजीशन पर काम कर रहे हैं। आपका फाइनल यूनिवर्सिटी जो आखिरी यूनिवर्सिटी जहाँ से आपने रिटायरमेंट लिया, आपका क्या? मैं पहले वेंडरबिल्ट में था, फिर वहाँ से ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी में गया और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी वो भी बहुत प्रेस्टिजियस और बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी में परमानेंट पोजीशन मिलने के लिए लोग 10-15 साल लाइन में लगे रहते हैं।
तो मैंने सोचा कि हमारे बच्चे भी, उस समय तक हमारे 3 बच्चे हो गए थे कि बच्चे बढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, ये सब, मुझे कुछ जॉब सिक्योरिटी चाहिए। तो मैं ऐसी जगह अप्लाई करने लगा जहाँ की हमको जॉब सिक्योरिटी जल्द मिल जाए। फॉर्चुनेटली साउथ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी से मुझे नौकरी मिली और टेन्योर जिसे कहते हैं परमानेंट नौकरी मिल गई। तो मैं साउथ डकोटा चला गया और फिर वहाँ उस साउथ डकोटा स्टेट यूनिवर्सिटी में 1987 से लेकर के 2013 तक मैंने काम किया, जिसमें लगभग 10 साल मैं डिपार्टमेंट हेड था। ओके ओके। अब करीब करीब 40 से 50 साल अमेरिका रहे। ये मेरा 50वां साल है। 50वां साल 73 में गया था और ये 2023 में 50 साल पूरा किया। तो वो 50 साल और ये 50 साल में क्या परिवर्तन दिखा एजुकेशन से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में? अब यहाँ का तो हम नहीं कह सकते, हमको ऐसा जैसा लगता है कि हाँ बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, लेकिन ये जस्ट हमारा विचार है, हमको ज़्यादा पता नहीं। लेकिन हम जिस सिस्टम से पढ़ के गए थे वो बहुत डिफिकल्ट सिस्टम था। किसी भी एक सामान्य विद्यार्थी को ऐसे सिस्टम में सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। और अमेरिका का सिस्टम बहुत अलग है। उसमें कोई भी स्टूडेंट पैसा न होने के बावजूद भी अगर पढ़ना चाहता है तो पढ़ लेता है। और जरूरी नहीं है कि आप अपना जैसे वहाँ पर डिसाइड करने के लिए कि क्या वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं, किस विषय में पढ़ना चाहें, किसी टाइम बदल सकते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ पर हम लोग थे तो हाई स्कूल में डिसाइड होना कि बायोलॉजी पढ़ेंगे, कि अगर डॉक्टर बनना है तो बायोलॉजी पढ़ेंगे, और अगर इंजीनियर बनना है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ेंगे। मतलब वहाँ काफी फ्लेक्सिबल सिस्टम है। फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपका जो भी मेजर हो किसी टाइम किसी मेजर कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा, ये वहाँ की सबसे बड़ी अच्छाई है। आखिर ये है कि आप क्या मैसेज देना चाहते हैं यंगस्टर को, अपकमिंग स्टूडेंट्स? सबसे बड़ा मैसेज कि अगर लगन से, मेहनत से और साहस से काम करो, दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।